Hello everyone, I am Deepika and today we are going to do the history of English literature. This is going to be a very important video for everybody because आज हम पढ़ने वाले हैं सारी एजेस के बारे में, किस तरीके से किस एज में कौन से राइटर्स लिख रहे थे और क्या क्या हो रहा था उन एजेस में, किसने रूल किया उस टाइम पे और कौन से राइटर्स पोएट्स उस टाइम पे उभरे, किस तरीके की राइटिंग किस एज में की जा रही थी. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है अबाउट द एजेस, then this is a must watch for you. So I think we should get started with it. The first one is from 450 to 1066. Anglo-Saxon had invaded England around this time and they ruled till 1066, till the time people from northern France, who referred to as Normans, came और invaded England और उनका रूल होना शुरू हुआ. इस तरीके से उन्होंने फ्रेंच अपनी एक लैंग्वेज लेके आए थे एंड बिफोर दिस द पीपल वर राइटिंग इन Germany, and of course, little bit during the Old English period, written literature began to develop from oral tradition. जैसे मैंने पहले आपको बताया था एंग्लो नॉर्मन वाली वीडियो में, किस तरीके से पुराने जमाने में लोग ओरली अपनी चीजों को नरेट करते थे, चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो पोइट्री हो. लेकिन अब वो लिखने जाने लगी थी. पीपल हैव स्टार्टेड टू राइट और अभी तक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, सो पीपल वर राइटिंग विद देयर हैंड्स. और इस 8th सेंचुरी दौरान पोइट्री लिखी जाने लग गई थी एंड इट वाज इन वर्नाकुलर एंग्लो सेक्सन, मतलब कि जो आपकी ओल्ड इंग्लिश है उसमें लिखने लग गए थे पोइट्री. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन 8th सेंचुरी ओल्ड इंग्लिश एपिक पीसेज ऑफ लिटरेचर इज ब्यूवुल्फ. ये एक जर्मनिक एपिक है, बहुत पुरानी, उस दौरान की लिखी हुई, इस टाइम की लिखी हुई. टू पोएट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हु रोट ऑन बिब्लिकल एंड रिलीजियस थीम्स, जिन्होंने बिब्लिकल और रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखा था उस वक्त. दो जो पोएट, बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट हैं, सबसे पहले हैं कैडमॉन और दूसरे थे काइने वुल्फ. सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट पीपल हु वर राइटिंग ऑन रिलीजियस थीम्स. ये हमारा फर्स्ट पीरियड होता है. उसके बाद शुरुआत होती है मिडिल इंग्लिश पीरियड की, जो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1066 टू 1500. ये मिडिल इंग्लिश पीरियड है. अब यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लोगों ने अपनी फ्रेंच में राइटिंग शुरू कर दी थी और साथ के साथ राइटर्स लाइक चॉसर हैड स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश, तो उसे मॉडर्न इंग्लिश का नाम दे दिया गया था. सो लिटरेचर यहाँ पे बहुत प्रोड्यूस हो रही थी इस टाइम पे, पोएट्री काफी लिखी जा रही थी. सो दिस वाज योर चॉसर्स एज, जिसको हम बोलते हैं. So this is referred to as Chaucer's age as well. Next comes the 1500 to 1660, the Renaissance, जहाँ पे अब जो लिटरेचर थी वो दोबारा से लिखी जा रही थी, इवॉल्व हो रही थी और उसकी रीबर्थ जिसको हम बोलते हैं वो हो रहा था. While the English Renaissance period began with the ascent of House of Tudor of the English throne in 1485, the English literary Renaissance began with English humanists such as Sir Thomas More and Sir Thomas Ware. इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं when we are going to cover the Renaissance in detail. In addition, the English Renaissance consists of 4 subsets. तो ये जो एज थी, जो हमारे English Renaissance था, जहाँ पे आर्ट और पूरा का पूरा कल्चर अब फिर से रीबर्थ ले रहा था, फिर से जन्म रहा था और जहाँ पे लिखना लोग फिर से शुरू हो गए थे, आपके पोएट्स राइटर्स, उसमें सबसेट से, मतलब ये जो पूरी की पूरी आपकी इंग्लिश रेनेसां का जो पीरियड है वो 4 एजेस में डिवाइडेड है. पहले आपकी रेफर की जाती है एलिजाबेथन एज, जहाँ पे हम शेक्सपियर को इन मेजर पढ़ते हैं, जेकोबियन, कैरोलिन एंड द कॉमनवेल्थ पीरियड, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूरिटर इंट्रीग्राम. तो इसको हम भी, इसके बारे में भी हम अब पढ़ने वाले हैं. और शुरुआत करते हैं पहले हमारी एलिजाबेथन एज से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1558 टू 1603. द एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंसाइज विद द रेन ऑफ एलिजाबेथ वन. उस वक्त रूलर कौन था? एलिजाबेथ वन. इस दौरान पूरे के पूरे 1558 से 1603 जो हम पीरियड पढ़ते हैं, यहाँ पे एलिजाबेथ वन रूल कर रही थी. ड्यूरिंग दिस टाइम medieval tradition was blended with the renaissance optimist, की जो आपकी लिटरेचर डेवलप हो रही थी इस टाइम पे, जो ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव लिटरेचर जो लिखी जा रही थी और medieval ट्रेडिशन जो पहले लिखा जा रहा था, उन दोनों का ब्लेंड हो रहा था. लिरिक, पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, तो ये 3 जॉनर्स थे जिनमें लिखी जा रही थी आपकी लिटरेचर. Some important writers of Elizabethan age include William Shakespeare, just the way I mentioned before, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Walter Raleigh and Ben Jonson. इन सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये उस टाइम के प्रोमिनेंट राइटर्स थे. नेक्स्ट है हमारी जेकोबियन एज, जो कि शुरू होती है 1603 से 1625. और जेकोबियन एज उस टाइम को बोला जाता है जब आपके जेम्स वन रूल कर रहे थे. ड्यूरिंग दिस एज टाइम द लिटरेचर बिकेम सोफिस्टिकेटेड, सोम्बर एंड कॉन्शियस ऑफ सोशल अब्यूज एंड राइवलरी. किस तरीके से सोशल अब्यूज जो हो रही थी आपकी सोसाइटी में और राइवलरी जितनी भी टेक प्लेस की जा रही थी उस दौरान, ये पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस हो रखी थी आपकी लिटरेचर उससे. इट प्रोड्यूस लिटरेचर के दौर में प्रोज और ड्रामा बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे लिखे गए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. किंग जेम्स ट्रांसलेशन ऑफ
द बाइबल अपीयर्ड अराउंड दिस टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। शेक्सपियर उस दौरान भी लिख रहे थे, एलिजाबेथन एज के बाद कंटिन्यू किया उन्होंने जैकोबियन एज तक, एंड जॉनसन रोड ड्यूरिंग द जैकोबियन एज। तो शेक्सपियर और जॉनसन दो प्रोमिनेंट राइटर्स थे इस टाइम के, एज वेल एज जॉन डन, फ्रांसिस बेकन एंड थॉमस मिडल्टन। ये भी लोग थे जो लिख रहे थे, जॉन डन, फ्रांसिस बेकन एंड थॉमस मिडल्टन। ये सब कुछ के बारे में, सारे पोएट्स एंड राइटर्स के बारे में, ड्रामेटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी मैं बस आपको एज का आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि हाँ राइटर्स हैं, हमें पढ़ने हैं, बट किस एज में कौन स्पेसिफिकली बिलोंग करता है बहुत लोग को नहीं पता होता है, विच इज वाई आई मेड दिस वीडियो, ताकि आपको पूरा क्लियर आइडिया हो किस एज में कौन से राइटर्स हैं और किस तरीके की राइटिंग उस एज लिखी जा रही थी। नेक्स्ट इज 1625 to 1649, द कैरोलिन एज। यहाँ पे आपके किंग चार्ल्स वन वाज रूलिंग, एंड द राइटर ऑफ दिस एज wrote with refinement and elegance। तो उनकी राइटिंग बहुत ही रिफाइन थी और बहुत ही ज्यादा एलिगेंस के साथ लिखी गई थी, और इन पोएट्स को रेफर किया जाता है कैवेलियर पोएट्स, जो इस दौरान लिख रहे थे अंडर चार्ल्स वन के टाइम पे। द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज वर द लास्ट टू राइट द एलिजाबेथन ट्रेडिशन। जो इस दौरान लिख रहे थे लोग, जो एलिजाबेथन ट्रेडिशन, मतलब जो उस टाइम पे एलिजाबेथन ट्रेडिशन पे जैसी राइटिंग लिखी जा रही थी, जो कि गो ऑन की आपके जैकोबियन एज में, और यहाँ पे ये लास्ट ऐसी एज थी जब तक वो एलिजाबेथन एज का जो ट्रेडिशन था लिखने का, वो यहाँ तक ही बस लास्ट किया, उसके बाद आगे नहीं लिखा गया वैसी राइटिंग को। Next is 1649 to 1660, which is referred to Commonwealth period or Puritan interregnum. In this period, Oliver Cromwell was ruling and he was the Puritan leader. और इस दौरान थिएटर्स बंद कर दिए गए थे। In September of 1642, the Puritan closed the theaters, and for the next 18 years, theater remained closed, accounting for the lack of drama produced during this time period। अब थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे, ऑफ कोर्स ड्रामा वाजंट गेटिंग प्रोड्यूस्ड, और इस चक्कर में थिएटर्स खुले भी नहीं पूरे के 18 साल तक, एंड ड्रामा लिखा भी नहीं जा रहा था। और उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? ऑलिवर क्रॉमवेल। समझ आई हो पूरी की पूरी हमारी जो एजेस चल रही हैं। अब हमारा आता है न्यू क्लासिकल पीरियड, जो कि शुरुआत होती है उसकी 1660 से, जो कि गो ऑन करता है टिल 1785, एंड इट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कंटेम्प्रेरी फ्रेंच लिटरेचर। जो आपकी फ्रेंच लिटरेचर थी कंटेम्प्रेरी, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इस एज पे। और ये एज को यहाँ पे बहुत ज्यादा फिलोसफी, रीजन, स्केप्टिसिज्म, विट, रिफाइनमेंट था लिटरेचर में, मतलब जो लिखी जा रही थी चीजें उनमें आप रीजन देख सकते थे, स्केप्टिज्म देख सकते थे, विट एंड रिफाइनमेंट। Neoclassical period also marks the first stage of English literary criticism। यहाँ से criticism लिखना शुरू हो गया था, तो ये first आपकी एज है जहाँ पे English literary criticism को birth मिल गई थी। Now is 1660 to 1700। It is referred to as the Restoration period because यहाँ पे restore हुआ था फिर से रूल किंग चार्ल्स टू का in 1660, which marked the beginning of a new era both in life and literature of England। और यहाँ पे ड्राइडन एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, क्योंकि ड्राइडन के ही बिकम्स वन ऑफ द मेन राइटर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एज को। थ्रोन फ्रॉम 1700 to 1745, इट्स कॉल्ड द एज ऑफ पोप और द ऑगस्टिन एज। यहाँ पे बहुत सारे आपके ब्रिलियंट आइडियाज जो लिए जाए थे लिटरेरी पीरियड में, वो वर्चुअल, द स्पेलिंग इज रॉन्ग हियर, वर्चुअल एंड ओविड अंडर रोमन एम्परर ऑगस्ट। तो यहाँ से बहुत सारी की सारी जो ओविड और वर्जिल थे उनकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस हो रखा था, इसलिए it is called the English Augustan age, derives its name from the brilliant literary period of Virgil and Ovid under the Roman Emperor Augustus। In English literature, the Augustan age refers to literature with the prominent characteristics of refinement, clarity, elegance, and balance of judgment। Well-known writers of Augustan age include Jonathan Swift, Alexander Pope, Daniel Defoe। A significant contribution to this period included release of first English novels by Defoe, द नॉवल ऑफ कैरेक्टर, दिस पैमेला। तो ये पैमेला जो आपकी रिचर्डसन से, सैमुअल रिचर्डसन हैड रिटन द फर्स्ट नॉवल पैमेला, ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर की पहली नॉवल कंसिडर की जाती है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और जॉनथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, ये सारे प्रोमिनेंट राइटर्स थे उस टाइम के। 1745 to 1785, the age of sensibility, this is also called the age of Johnson because उस टाइम पे जो भी जितनी भी dominant writing थी वो Johnson he had done it। The period also produced some of the greatest early novels of English literature, included Richardson, Clarissa and Henry Fielding Tom Jones। ये की बहुत ही important उस टाइम की, उस दौरान की राइटिंग्स थी, नॉवेल्स थी। और इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा सिंपैथी ग्रो हो रही थी टूवर्ड्स मिडिल एज, तो जो कि लिखा गया था इन फॉर्म ऑफ बैलेड्स एंड फोक लिटरेचर, एज इन उस जॉनर के द्वारा दिखाया जा रहा था द सिंपैथी फॉर द मिडिल क्लास। और अब बहुत ज्यादा एम्फेसिस था मोर ऑन इंस्टिंक्ट एंड फीलिंग रादर देन जजमेंट एंड रिस्ट्रेन।
1785 to 1830, it is referred to the Romantic Age. Romantic period of English literature began in the late 18th century and lasted until approximately 1832. In general, Romantic literature can be characterized by its personal nature, its strong use of feeling, its abundant use of symbolism and exploration of nature and the supernatural. जैसे कि हमें पता है इस टाइम पे Wordsworth was writing, Coleridge were writing, Blake, Byron, Keats. So सारे के सारे किस चीज को रेफर कर रहे थे, नेचर को. स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ, किस बहुत ही ज्यादा इमोशंस यूज किए जा रहे थे, सिंबलिज्म की एक चीज किस चीज को सिंबलाइज करती है, बहुत कुछ चेंज आ रहा था राइटिंग में. सो इट वाज मोर स्पॉन्टेनियस, इमेजिनेटिव, पर्सनल एंड फ्री इन द वे ऑफ राइटिंग. And produced a wealth of authors included Samuel Taylor Coleridge, Wordsworth, Jane Austen, and Lord Byron, who were writing around this time, and many more. I have not mentioned all the names here, but there were many writers during this Romantic period who were writing, poets and writer both actually. 1837 to 1901 is referred to the Victorian period because इस time पे Victorian Queen Victoria was reigning. She was on the throne from 1837 to 1901, and around this time ये पूरा का पूरा 60 साल तक ये पूरी की पूरी मतलब आपका पीरियड चला था. तो 1870 को एक डिवाइड करने के लिए अर्ली विक्टोरिया और लेट विक्टोरियन लिटरेचर को उसको एक ईयर दे दिया गया है बीच में. और यहाँ पे लोग बहुत सारे जो नॉर्मल आपके डेली बेसिस पे इश्यूज होते हैं उसके बारे में लिख रहे थे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल इश्यूज, प्रॉब्लम सराउंडिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रोइंग क्लास टेंशन, द अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट, प्रेशर टुवर्ड्स पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म, द इम्पैक्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी of evolution and philosophy and religion. So ये सारी चीजें थी जिनके बारे में लोग लिखे जाते हैं. Some of the prominent authors and writers of this time were Alfred Lord Tennyson, Elizabeth Barrett Browning, her husband Robert Browning, Matthew Arnold, Charles Dickens, Charlotte Bronte, George Eliot, and Thomas Hardy. And next is your, okay, so this also has got two important movements going under it. The first one is pre-Raphaelites and the second one is aesthetic and decadence, which we're going to study. 1901 to 1940 द एडवर्डियन पीरियड इसको रेफर किया जाता है क्योंकि उस टाइम पे किंग एडवर्ड 7 वाज रूलिंग. एंड इस टाइम पे ब्रिटिश एम्पर वाज इट्स हाइट एंड द वेल्दी लिव्ड लाइव्स ऑफ मटेरियलिस्टिक लग्जरी. लेकिन इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत बुरे हालातों में थे. इसी वजह से बहुत कुछ सोशल कंडीशंस के बारे में कमेंट्स लिए जा रहे थे, क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो कि प्रोमिनेंटली लिखा गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और एच.जी. वेल्स के through, and they were referring to the social injustice and selfishness of upper classes. And other important writers of this time were William Butler Yeats, Joseph Conrad, Rudyard Kipling, Henry James, and E.M. Foster, who we're going to study in our videos later on. Next is the Georgian period. The Georgian period refers to the period of British literature that is named after the reign of George V, which lasted from 1910 to 1936. Many writers of Edwardian period continue to write during this Georgian period. और Georgian poets का एक anthology थी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे later on, जो कि इस टाइम पे प्रोड्यूस हुई थी, छोटे मोटे जो राइटर्स थे कुछ कुछ उनके द्वारा. The modern period from 1940 to 1945, इस टाइम पे ऑथर्स जो लिख रहे थे बहुत कुछ सब्जेक्ट मैटर्स, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे जॉनर्स में, फॉर्म्स में, राइटिंग में. और उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट पोएट्स थे वो थे येट्स, टी.एस. एलियट, डायलन थॉमस, हेनरी नॉवलिस्ट जैसे कि जेम्स जॉयस, डी.एच. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, एंड ड्रामेटिस्ट लाइक न्यूअल कोवर्ड एंड सैमुअल बेकेट. 1945 to post-modern period, this is also referred to contemporary period. यहाँ पे बिल्कुल शिफ्ट था मॉडर्निज्म में, जिस तरीके से राइटिंग लिखी जा रही थी उस टाइम पे उससे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. बेसिकली इस पूरी की पूरी वीडियो का पर्पस ये था कि आपको पता चले कि किस तरीके से हमारे जो पीरियड्स हैं एक के बाद कौन सा फॉलो करता है, एंड कौन कौन से राइटर्स उस पीरियड में फेमस थे और क्या क्या वो लिख रहे थे, एंड किस तरीके से उनकी राइटिंग चेंज हो रही थी ओवर द पीरियड, राइटर्स की और ऑथर्स या पोएट्स की, और किस तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर्स थे या जॉनर्स थे सारे के सारे चेंज हो रहे थे. सो दिस वाज द पर्पस. आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, बहुत क्लियर आइडिया आपको मिला हो सारे पीरियड्स का. एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर इट with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Till then, thank you very much for watching. Much love.